दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज भारत की बात में आपके लिए पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमला और हत्या की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने गंभीर रुख अपनाया है। जी आरएसएस ने केंद्र सरकार से बंगाल में शांति कायम करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की है। आरएसएस ने कहा है कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अनियंत्रित तरीके से राज्यव्यापी हिंसा न केवल निंदनीय है बल्कि पूर्व नियोजित भी है। आरएसएस के सर कार्रवा ने शुक्रवार को कहा कि हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वे बंगाल में शांति कायम करने के लिए आवश्यक हर संभव कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्रवाई करे। जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में समाज विरोधी शक्तियों ने महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार किया, निर्दोष लोगों की हत्याएं की, घरों को जलाया गया, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानदारों को लूटा एवं हिंसा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बंधुओं सहित हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और प्राण मान रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। दोस्तों अगर आप इंडियन, भारत गैस और एचपी के ग्राहक हैं और आपको एलपीजी सिलेंडर बुक करनी है तो फिर आप बड़ी आसानी से इसे बुक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग में अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्हाट्सएप एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। गैस कंपनी अपने उपभोक्ताओं के आराम के लिए कई सुविधा देती है। जी ग्राहक गैस एजेंसी या फिर डीलर से संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। जी इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं या फिर कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप के जरिए इंडियन, एचपी और भारत के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं। यह इंडियन के ग्राहक 7718955555 पर कॉल करके एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी रिफिल लिख करके 7588888824 पर भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह ग्राहकों को केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही संदेश भेजना होगा। भारत गैस ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800224344 से बुक या फिर 1 टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद आपका बुकिंग रिक्वेस्ट गैस एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक्सेप्ट का अलर्ट मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। वहीं एचपी ग्राहक 9222201122 पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर एचपी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजें। दोस्तों भीषण आपदा के समय में भी अपने दफ्तर के कैंपस में 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस छिपाकर रखने वाले बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का अमानवीय खेल उजागर हो गया है। जी हां, राजीव प्रताप रूडी का अमानवीय खेल उजागर होने के बाद पप्पू यादव को वहीं पर चुनौती दे दी थी। इसके बाद पप्पू यादव ने उन्हें ललकारा है। जी हां, पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें रूडी की चुनौती स्वीकार है, ये बताएं कि कहां आदमी भेजना है। पप्पू यादव ने कहा है कि माननीय रूडी जी सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो फिर सारण पटना जहां चलाना चाहते हैं सभी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं, मैं 70 ड्राइवर भेजता हूं। जहां कोरोना मरीज को फ्री में सेवा दी जाएगी। घटिया राजनीति नहीं बल्कि कर्ता सेवा और जिंदगी बचाने को लड़ रहा हूं। देर रात प्रेस से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई महामारी के इस भीषण दौर में एम्बुलेंस को छिपा कर रखेगा तो वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दरअसल बात यह है कि पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण जिले के अमनौर के पास एक कैंपस में छापा मारा। यह कैंपस छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का कार्यालय बताया जा रहा है। इस कैंपस में राजीव प्रताप रूडी के कई होर्डिंग बैनर के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का भी बोर्ड लगा था। इसी परिसर में कवर से ढक कर रखे 30 से ज्यादा एम्बुलेंस रखे गए थे। पप्पू यादव ने उस कैंपस में छापा मारा और कैमरे के सामने दिखाया कि किस तरीके से एम्बुलेंस को स्टोर करके सांसद के कैंपस में रखा गया था। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, वह भी तब जब पूरे बिहार में कोरोना पेशेंट एम्बुलेंस के लिए त्राहिमाम कर रहा है।
दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना से संक्रमित हो गई है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने एक दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि वे घर में क्वारंटाइन हो गई है और डॉक्टर्स की सलाह ले रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण होने के बाद उन्होंने जांच करवाई थी। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। मैं हिमाचल जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना चाहती थी और कल करवाया और आज इसका रिजल्ट आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संक्रमण मेरे शरीर में पार्टी कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, वहीं इस महामारी से कई लोगों की जान भी जा चुका है। जी हां, अब आपदा की घड़ी में राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, इस महामारी के दौर में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। जी हां, कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर हैं, तो कभी विपक्ष दल सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। जी हां, राजनेताओं का हमला ट्विटर पर भी जारी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू की बयानबाजी ओछी राजनीति है। संकट के समय में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की बयानबाजी दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से भी अधिक खतरनाक है। जी हां, कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बीहेटा में सेना ने विशेष कोरोना अस्पताल शुरू किया है। वही दूसरी तरफ ऐसी विपदा की घड़ी में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव नकारात्मक बयान देकर कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महामारी के समय ओछी राजनीति करना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, कोरोना के मामले को बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की है, सलाह दी है। इसके अलावा शुक्रवार को जनता से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में मौजूद उड़ानों से वे स्वदेश लौट आए। दोस्तों, बिहार के गया जिले में एक कुत्ते की मालकिन के प्रति स्वामी भक्ति को देखकर लोग दंग रह गए। यहां मालकिन के दुनिया से चले जाने के बाद यानी कि निधन के बाद जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर बैठकर कुत्ते ने लगभग 4 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर इंतजार किया। इस दौरान कई लोगों ने उसे हटाना चाहा, लेकिन कुत्ते ने सभी को भौंकते हुए भगा दिया। जी हां, यह मामला गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के सत्संग नगर का है। यहां रहने वाले भगवान ठटेरा की पत्नी की 1 मई को अचानक मौत हो गई थी। मृतका का राम मंदिर घाट पर मोहर नदी के पास अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में परिजनों के साथ कुत्ता भी आया था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी लोग वापस लौट गए, लेकिन कुत्ता वहीं पर बैठा रहा। वह भूखा प्यासा बैठकर मालकिन का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब कुत्ता लगातार 4 दिनों तक वहां पर बैठा हुआ दिखा तो लोगों ने उसकी खोज खबर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार बेजुबान जानवर अपनी मालकिन की मौत से इतनी दुखी था कि अंतिम संस्कार वाले स्थान से ही हटना नहीं चाह रहा था। कुछ लोगों ने जब उसे वहां से हटाना चाहा तो उन पर भौंकना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके लिए खाना रखा, लेकिन उसने कुछ खाया भी नहीं। दोस्तों, देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ाई गई है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कई मुख्यमंत्रियों ने तो अपने राज्यों में लॉकडाउन लगा रखा है। तो आइए जानते हैं कि किन राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का समय 10 मई तक बढ़ा दिया है, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन जारी है। दूसरा नंबर पर है महाराष्ट्र। जी हां, कोरोना संकट के बीच 15 मई तक पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। प्रतिबंधों के विस्तार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 28 अप्रैल को लिया था। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। जी हां, शादियों में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। 7 मई से सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। चौथा नंबर पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सप्ताहांत के लॉकडाउन को बढ़ा दिया है जी, और 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है जी। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन है। आपको बता दें कि स्थानीय सरकार ने 3 मई से इसकी घोषणा की थी। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार सरकार ने 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की है।
उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा सरकार ने 15 मई से राज्य में 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। 8वें नंबर पर है झारखंड। तो झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 13 मई तक बढ़ा दिया है। 9वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 15 मई तक एक सख्त जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन के कारण 17 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए 10 दिनों की कर्फ्यू की घोषणा की है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 मई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। अंत में बात करते हैं तमिलनाडु की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई से अगले 2 सप्ताह तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यानी कि तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इधर केरल की बात करें तो केरल सरकार ने भी पूरे राज्य में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों, रमजान का बरकतों वाला मुबारक महीना अब खत्म होने ही वाला है। जी हाँ, अलविदा हो चुका है और अब ईद उल फित्र आने वाली है। ईद को कुछ लोग मीठी ईद भी कहते हैं। जी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र कहा जाता है। एक महीने के रोजे पूरे होने के बाद यह खुशी का मौका होता है जब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मनाते हैं। जी, ईद का त्योहार चांद देखकर मनाया जाता है। ऐसे में ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा ये चांद देखकर ही तय होगा। यानी कि अगर 12 मई को चांद दिख गया तो फिर 13 मई को ईद मनाई जाएगी। अगर 13 मई को चांद नजर आया तो ईद 14 मई को मनाई जाएगी। हालांकि बीते साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में सीमित लोग ही जा सकेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के इस समय गले मिलना और कोई आयोजन करना भी संभव नहीं होगा। बहरहाल खुशियों का यह त्योहार ईद हर साल मीठे पकवान, सेवइयां आदि बनाकर और दोस्तों परिचितों से गले मिलकर मनाया जाता है। भाईचारा का संदेश देते हुए खास दिन अपने हो या फिर गैर सब गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जी हाँ, ईद उल फित्र के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए जाते हैं, जहां सब कई सफों में इकट्ठा होकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें अपने अल्लाह की ओर से रमजान के पाक महीने में इबादत करने का मौका मिला। जी हाँ, इस मौके पर मुसलमान अमन, चैन और सबकी बेहतरीन की दुआ मांगते हैं, जो दुआएं करते हैं। इसके अलावा ईद के इस मुबारक महीने पर गरीबों, बेसहारा लोगों को ज़कात, फित्रा भी दी जाती है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन आदि की कमी आ रही है। जी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एसकेएमसीएच में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। इससे उसके परिजन भी बेबस हैं। गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों को तो भर्ती करने से पहले पूछा जाता है कि वे ऑक्सीजन साथ लेकर आए हैं या फिर नहीं। जो मरीजों के अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आते हैं उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। यदि मरीजों की ऑक्सीजन का स्तर कम है और उनके पास सिलेंडर नहीं है तो उन्हें दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा जाता है। इसकी वजह बताई जा रही है कि कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस तरीके के हालात तब है जब सबसे अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई एसकेएमसीएच में की जा रही है। सबसे अधिक रेमडेसिविर की सप्लाई भी इस अस्पताल में की जाती है। इसके बावजूद भी कोरोना मरीजों को सुविधा नहीं दी जा रही है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा कर रखी है। यह ना तो समय पर इलाज पा रहा है और न ही मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच केरल से एक इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां कोरोना वॉरियर्स ने एक मरीज को हालात बिगड़ते देखकर उसे बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल तक ले गए। समय रहते हुए उनकी जिंदगी बचा ली गई। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इन वॉलंटियर्स की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, कोरोना कहर ने जनजीवन को हर स्तर पर प्रभावित किया है। जिंदगी और रोजगार बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक युवा ने कचरा प्रबंधन का विकल्प तैयार किया है। जी हां, रामदयालु नगर निवासी इंजीनियर के छात्र सत्यम कुमार जो 21 साल के हैं, उन्होंने प्लास्टिक कचरे से ईंट तैयार किया है। जी हां, ये सामान्य ईंट से अधिक मजबूत है। उनका प्रयोग अभी शुरुआती चरण में है, मगर उम्मीद की एक किरण जगी है। वह सिविल शाखा में तीसरे वर्ष के छात्र हैं। पहले साल की पढ़ाई सही
से तो हो गई, इसके बाद कोरोना कहर से कॉलेज बंद हो गया। कचरा प्रबंधन का प्रोजेक्ट घर पर ही पूरा करना था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, मगर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। इस दौरान उन्होंने देखा कि घर के आगे लोग कचरा फेंकते थे और बाद में उसे जला देते। घर में ही स्कूल चलाने वाले पिता संजय कुमार ने पुत्र से इसका उपाय ढूंढने को कहा। उन्होंने इसी से प्रोजेक्ट पूरा करने की सोची। कचरे में से कुछ पॉलिथीन निकाले, उसे घर में ही चूल्हा पर पिघलाया। कुछ छोटे स्टोन चिप्स और बालू मिलाया, एक सांचे में ढालकर ईंट का आकार दे दिया। सत्यम की माने तो स्टोन चिप्स से ईंट में कंप्रेसिव मजबूत मिली है। बालू के कारण बने छिद्र से इसमें नमी नहीं आएगी। एक ईंट के लिए करीब 1.5 किलो प्लास्टिक कचरा, 250 ग्राम बालू और स्टोन चिप्स की कुछ टुकड़े की जरूरत होती है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हर दिन संक्रमितों की संख्या 4 लाख पार की जा रही है। ऐसे में कोरोना को तीसरी लहर का भयावहता को लेकर वैज्ञानिक अभी ही चिंतित है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखकर वैज्ञानिक अभी से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस रफ्तार से कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है, उससे इसकी तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि तीसरी लहर को लेकर काफी सचेत रहना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भरपूर तबाही मचाई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को झेलने की हालात में बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने साफ कर दिया है कि अभी की परिस्थिति को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। ऐसे में सिर्फ सावधानियां बरतकर इसे बचा जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इस पर वैज्ञानिकों ने कुछ खास तो नहीं कहा है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि अगर जरूरी सावधानी बरती जाए तो फिर कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर लगातार देश में कोहराम मचा रही है, लेकिन इसी के साथ ही देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसे अब 18+ यानी कि 18+ उम्र के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। देश में हर रोज लाखों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से रिकवर मरीजों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि वे कब और कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या कोरोना से रिकवर मरीजों के वैक्सीनेशन के लिए कोई खास निर्देश है? जी हाँ, हम आपके हर ऐसे सवाल का जवाब देंगे। यह डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से रिकवर मरीजों को वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है, और यदि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है तो दूसरा डोज लगवाने के लिए भी मरीजों को 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है। यह इंतजार करना ही होगा। यह डॉक्टर कहते हैं कि जिस दिन मरीज के लक्षण खत्म हो जाते हैं उसके 6 से 8 हफ्तों के बाद मरीज टीका लगवा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना मरीज के टीकाकरण की प्रक्रिया भी आम टीकाकरण की प्रक्रिया की तरह ही होती है। दोस्तों, कोरोना महामारी से भारत के अंदर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो कोरोना की दूसरी लहर ने सुनामी का रूप ले लिया है, जिससे देश में भयावह स्थिति बनी हुई है। यह संकट के इस दौर में सियासत भी अपने चरम पर है। यह दिनों दिन संक्रमण के बिगड़ते हालात को लेकर जहां सरकारें लगातार कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्ष नाकामियों को लेकर हमलावर है। यह विपक्ष खासकर केंद्र की मोदी सरकार को संकट से निपटने में विफल करार देते हुए घेर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बीच जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता के प्राण जाए पर पीएम मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैशटैग जीएसटी का इस्तेमाल किया है, यानी कि राहुल गांधी ने यह बात जीएसटी को लेकर कही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की पहली किस्त किसानों को मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के कई मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार पर इस योजना को ना लागू करने को लेकर कई बार तंज कस चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि राज्य के लाभार्थी किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अखबार को एक सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों के सीधे उनके बैंक खाते में रकम जमा करने के फैसले को अनुमति दे दी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,